प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है एक ही टाइप का है, जबकि यूकैरियोट्स में तीन अलग अलग टाइप के देखे थे, और उनको भी हमने क्या करा था, क्लासेस में डिवाइड किया था, 3 क्लासेस में, 1, 2 और 3 में, है ना। तो हमने ये देखा कि जो आपका प्रोकैरियोट का जो बेटा ट्रांसक्रिप्ट होके क्या कहते हैं आरएनए बनता है, वो बेसिक नॉर्मल मतलब वो रेडी होता है, रेडीमेड होता है ना, रेडीमेड होता है प्रोटीन बनाने के लिए, उसमें और कोई फंक्शनिंग की जरूरत नहीं होती। तो बेटा आरएनए पॉलीमरेज जो है आपका, आरएनए पॉलीमरेज क्या है, इसके पास 2 न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट्स होती हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट्स का क्या मतलब कि क्या कहते हैं, हमने अभी पढ़ा कि आरएनए पॉलीमरेज जब क्या कहते हैं इनिशिएट करेगा, तो उसके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, दो रीज़न होने चाहिए, जहाँ पे एक तो वो क्या करेगा कि डिटेक्ट करेगा कि वो इनिशिएटिंग पॉइंट है कि नहीं, और दूसरा उसको डिटेक्शन के बाद क्या करेगा, उससे बाइंड भी करेगा, है ना, आपके इनिशिएशन वाले यूनिट से, डीएनए के, ठीक है। तो ऐसे ही आरएनए, यानी फिर आरएनए पॉलीमरेज के भी पास दो चीज़ होनी चाहिए। तो आरएनए पॉलीमरेज के पास 2 न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट्स होती हैं, जिसमें एक इनिशिएशन साइट होती है बेटा, और एक आपकी क्या होती है, इलोंगेशन साइट होती है। इनिशिएशन साइट बाइंड्स ओनली विद द प्योरीन ट्राइफॉस्फेट। तो जहाँ पे डीएनए का वो पार्ट जहाँ पे एटीपी और जीटीपी प्रेजेंट होता है, एटीपी और जीटीपी का क्या मतलब कि ऐसे डीएनए है ना, और वहाँ पे क्या है, प्योरीन्स प्रेजेंट है, जैसे कि एडेनाइन, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, ठीक है, एडेनाइन या फिर ग्वानिन हो सकता है बेटा, है ना। तो उनसे ज्वाइन करता है बेटा, और विद क्या होता है, 3 फॉस्फेट के साथ, है ना, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट के साथ क्या करता है बेटा, उस इनिशिएशन साइट से बाइंड करता है, और फिर क्या करता है, क्या कहते हैं, इस इनिशिएटिंग न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स से बाइंड करने के बाद एंजाइम इन ओपन प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद द कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो ये जो अब इनिशिएटिंग न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है आपका, एटीपी या जीटीपी, आपको समझ में आ ही रहा होगा कि एटीपी और जीटीपी क्या है, एनर्जी, है ना, एनर्जी करेंसीज, है ना सेल की, ठीक है। क्यों है एनर्जी करेंसीज, इसी से हमने अभी तक जितना भी हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं, आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, मतलब रेस्पिरेशन पढ़ा आपने, है ना, उसमें भी हम फाइनली एटीपी जीटीपी बना रहे थे, ठीक है। तो क्यों चाहिए हमें, ताकि देखो रेप्लिकेशन हो या फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन हो, तो हम उसे यूटिलाइज करते हैं। और अभी हमने पढ़ा कि ये प्रोसेस होने के लिए भी हमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, और वो उसको कहाँ से मिल रहा है बेटा, वो उसको इनिशिएटिंग पॉइंट पे मिल रहा है। वो इनिशिएट ही इसी वजह से हो पा रहा है कि स्टार्टिंग में ही उसे एक एनर्जी मॉलिक्यूल मिल रहा है, जो कि आपका क्या होना चाहिए, प्योरीन ट्राइफॉस्फेट का होना चाहिए। प्योरीन ट्राइफॉस्फेट, प्योरीन से हमें पढ़ रखा है हमने अब, है ना, स्टार्टिंग के लेक्चर में हमने देख लिया था प्योरीन कौन कौन से होते हैं आपके, एडेनिन और ग्वानिन। तो एटीपी और जीटीपी मिल जाएगा तो इनिशिएट हो जाएगा, है ना। आपने आपके पास कुछ एनर्जी है, तो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी है तो स्टार्ट हो जाएगा। द इनिशिएटिंग न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बाइंड्स द एंजाइम। अब ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के पास क्या होगा, एंजाइम आएगा, इसको रिकॉग्नाइज करता हुआ ऐसे घूमता हुआ पूरे डीएनए पे, जहां उसको इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा, वो इसे क्या करेगा बेटा, रिकॉग्नाइज करेगा और इसे बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तो ये बाइंड होगा तो क्या होगा, बाइंड होने के साथ साथ अभी हमने पढ़ा क्लोज और क्या कहते हैं ओपन प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स। क्लोज जब, यानी जब आपके स्ट्रैंड्स अलग अलग नहीं हुई हैं, और ओपन जब जब स्ट्रैंड्स अलग हो गई हैं डीएनए की, है ना। हमने अभी ये भी डिस्कस कर लिया कि क्या कहते हैं दोनों स्ट्रैंड्स के लिए आपका एमआरएनए नहीं बनेगा, केवल एक स्ट्रैंड के लिए बनेगा, जो 3 से 5 डायरेक्शन की होगी, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगी। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड से अलग करना ही आपका क्या कहलाता है बेटा, ओपन प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स कहलाता है। एंड फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद कॉम्प्लीमेंट्री। और फिर क्या होगा कि जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ओपन हो गया, अभी इससे ज्वाइन कर देगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो फिर क्या होगा, ये क्या कर रहा है, ये बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बेस के साथ। तो जो डीएनए बेस है उसके साथ अब ये कैसे ज्वाइन हो रहा है, जब इसके साथ ये क्या बना दे रहा है बेटा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ ज्वाइन कर रहा है, ठीक है।
आगे बात समझ में है ना। एंड फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बेस, यानी बेस पेयरिंग हो रही है। Elongation site is then occupied by a nucleoside triphosphate that is selected strictly on the basis of the ability। देखो हर बेस को जोड़ने में एनर्जी लग रही है, इसलिए ट्राइफॉस्फेट वाले जितने भी न्यूक्लियोसाइड होंगे वो ही सारे क्या करेंगे, फंक्शन करेंगे, चाहे आपका क्या कहते हैं इनिशिएटिंग क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, इनिशिएट करने के लिए, या फिर इवन इलोंगेशन के भी टाइम पे आपको न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ही मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी ये करता जाएगा तो क्या होगा, ट्राइफॉस्फेट लूज फॉस्फेट लूज होते जाएंगे और एनर्जी रिलीज होती जाएगी। ठीक है, तो इलोंगेशन साइट इज देन ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट दैट इज सेलेक्टेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द नेक्स्ट बेस इन द डीएनए स्ट्रैंड। तो जो दूसरे मतलब ये जो आ रहा है नया आपके पास न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, वो इस बेसिस पर आएगा कि जो दूसरा मान लीजिए क्या कहते हैं, ये आपका टेम्पलेट है। ठीक है, टेम्पलेट के जैसे ये जी है, ये ए है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जी की जगह सी आएगा, तो सी वाला आएगा, तो ये आपकी टेम्पलेट स्ट्रैंड है, GATU, सॉरी यू थोड़ी आएगा, TA। ठीक है, तो अब जब बाइंड कर गया तो बाइंड कर, यहाँ पे देखो जी है और इसके पास मान लो 3 फॉस्फेट है। ठीक है, तो एंजाइम आके यहाँ पे बाइंड करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट जो इसके बाद क्या कहते हैं आपका न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आएगा, वो कैसा होना चाहिए नेचर में, एक तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, तो एडेनाइन के कॉम्प्लीमेंट्री थायमीन होना चाहिए, पर थायमीन की जगह क्योंकि एमआरएनए बन रहा है तो क्या आएगा, यूरासिल आएगा। बट ये कैपेबल होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नेक्स्ट आपके क्या कहते हैं नाइट्रोजन बेस जो आएगा उसके साथ बेटा, है ना। अब जैसे यहाँ पे ए आना है तो ये इससे भी क्या होना चाहिए, बाइंड करना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होगा, ये चेन बनती चली जाएगी। ठीक है, ऐसे ये चेन बनती जाएगी, है ना। तो सेलेक्टेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द नेक्स्ट बेस इन द डीएनए स्ट्रैंड, है ना। तो मतलब कहने का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री आपका क्या कहते हैं डीएनए प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे भी, सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्ड बोल रही थी। ठीक है, तो और इनके में तो वैसे भी कौन सा होगा बेटा, आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होना चाहिए और क्या कहते हैं ये आपका अपने डीएनए स्ट्रैंड के नेक्स्ट बेस से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये चीज़ें श्योरिटी होनी चाहिए। द टू, तो ये श्योरिटी कब होती है कि हमें पता है कि प्योरिन हमेशा क्या होना चाहिए, पिरामिडिन से बाइंड करना चाहिए। ठीक है, तब इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, द टू न्यूक्लियोटाइड्स आर then joined together and the first base pair is released from the initiation site। तो फिर क्या होता है कि ये दोनों न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं बेटा, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन हो जाएंगे, ये जैसे यू और ए एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे, एंड देन क्या होता है जो फर्स्ट बेस पेयर होगा इज रिलीज फ्रॉम द, तो जो पहला बेस पेयर होगा वो निकल के क्या हो जाता है, चला जाता है इनिशिएशन साइट से। ठीक है, in prokaryotes, the transcription product डायरेक्टली फंक्शन एज mRNA। अब देखो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारा क्या कहते हैं यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बारे में हमने अभी डिस्कस किया कि आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग टाइप के होते हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है एक ही टाइप का है, जबकि यूकैरियोट्स में तीन अलग अलग टाइप के देखे थे, और उनको भी हमने क्या करा था, क्लासेस में डिवाइड किया था, 3 क्लासेस में, 1, 2 और 3 में, है ना। तो हमने ये देखा कि जो आपका प्रोकैरियोट का जो बेटा ट्रांसक्रिप्ट होके क्या कहते हैं आरएनए बनता है, वो बेसिक नॉर्मल मतलब वो रेडी होता है, रेडीमेड होता है ना, रेडीमेड होता है प्रोटीन बनाने के लिए, उसमें और कोई फंक्शनिंग की जरूरत नहीं होती। यानी कि जो आपका ये सिस्टोन से प्रोटीन बनेगा बेटा,
सिस्टोन से जो भी प्रोटीन बनेगा वो डायरेक्टली आपका सीधे, सॉरी, सिस्टोन से एमआरएनए बनेगा वो डायरेक्टली क्या कर सकता है, प्रोटीन बना सकता है। पर इस केस में, यूकैरियोट्स के केस में, हम ये देखेंगे कि जो भी सिस्टोन से जो एमआरएनए बनेगा वो एमआरएनए ना होके प्रीकर्सर होता है एमआरएनए का, है ना, प्रिकर्सर एमआरएनए होता है। फिर इस पे फिर से प्रोसेसिंग की जाती ठीक है ना। ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स, ऐसे नहीं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिस्टोन बन रहा है, सिस्टोन है, सिस्टोन से क्या बन रहा है, सीधे एमआरएनए बन रहा है, और एमआरएनए डायरेक्टली आपका क्या बना देगा, प्रोटीन। ठीक है, सिंपल। ठीक, ऊपर से कैसे है, सिस्टोन मोनोसिस्टोनिक है। ठीक है, और क्या कहते हैं, सॉरी, सिस्टोन कैसा है, पॉलीसिस्टोनिक है यहाँ पे, और यहाँ पे सिस्टोन कैसा है, मोनोसिस्टोनिक है। ठीक है, मतलब कि ये एमआरएनए कितने सारे प्रोटीन, एक्स नंबर ऑफ प्रोटीन्स दे सकता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे एक ही बनाना है, एक ही सिस्टोन है। ठीक है, एक ही प्रिकर्सर एमआरएनए बनेगा और एक ही प्रोटीन बननी है, पर वो क्या होगा, पहले डायरेक्टली इस स्टेप में नहीं बनती है। कैसे होगा, वो एक पहले एमआरएनए बनाएगा, फिर फाइनली मेच्योर एमआरएनए बनाएगा, और फिर उससे क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। सिस्टोन पहले प्रिकर्सर, है ना, एमआरएनए का, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग हुई और फिर उसके बाद प्रोटीन बनी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधे एमआरएनए बन रहा है, एकदम मैच्योर एमआरएनए, और सीधे वो प्रोटीन बनाने में यानी ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी दिखती है हमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में हर स्टेजेस में, कि लाइक सिस्टोन्स के टाइप अलग हो सकते हैं, आरएनए पॉलीमरेज के भी टाइप्स अलग है, और क्या कहते हैं, हमारा जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का, उसका जो प्रोडक्ट है, फॉर्मेशन है, वो भी अलग अलग तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो कहता है कि इन प्रोकैरियोट्स द ट्रांसक्रिप्शन प्रोडक्ट, जो ट्रांसक्रिप्शन से हमें क्या मिला, ट्रांसक्रिप्शन प्रोडक्ट इज एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन प्रोडक्ट इज एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन से क्या मिलेगा, एमआरएनए मिलेगा। तो जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली फंक्शन करता है एमआरएनए। एमआरएनए स्टैंड्स फॉर, अच्छा, सारे आरएनए के आपको क्या पता होने चाहिए, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, कि एमआरएनए का क्या मतलब हो गया, आरआरएनए का क्या मतलब हो गया, एसएनआरएनए का क्या मतलब हो गया। तो एमआरएनए स्टैंड्स फॉर बेटा क्या, मैसेज लेके जा रहा है प्रोटीन के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, फंक्शन एज एमआरएनए, बट इन यूकैरियोट्स द रिजल्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज एचएनआरएनए। एचएनआरएनए से क्या मतलब हो गया, एचएन मतलब होता है हेट्रोजेनस आरएनए। ठीक है, बात करते हैं आगे, यूकैरियोट्स में एचएनआरएनए कंटेन्स बोथ द एक्सॉन्स, है ना। अब एचएन से हेट्रोजेनस, हेट्रोजेनस हम इतने देर से हेट्रो हेट्रो पढ़ते आ रहे हैं, अपना जेनेटिक्स वाले चैप्टर में भी हेट्रो टर्म्स यूज करी थी, हेट्रोगैमेट्स होते हैं। ठीक है, हेट्रोगैमस हो सकता है एलील्स के प्रेजेंटेशन में, तो हमने ये देखा था, और क्रोमोसोम्स अलग है तो हेट्रोजाइगस बोल रहे थे। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती, हेट्रो मतलब अलग अलग। तो यानी एमआरएनए का जो सीक्वेंस है वो अलग अलग तरीके से कैसा है, मतलब कि एक पार्ट उसका एक्सॉन कहलाता है, एक पार्ट उसका एक्सॉन कहलाता है, और एक पार्ट उसका बेटा क्या कहलाता है, इंट्रॉन्स कहलाता है। ई से एक्सॉन, ई से एक्सप्रेसिंग, ई से एक्सॉन, ई से एक्सप्रेसिंग, ऐसा पार्ट एमआरएनए का, ऐसा पार्ट एमआरएनए का जो क्या करे बेटा, जो अपने आप को एक्सप्रेस करे। मतलब ऐसे समझो कि जो तुम्हारा एमआरएनए है, ठीक है, वो दो अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल से बना हुआ है बेटा। ठीक है, जिसमें एक क्या कहला रहा है, एक्सॉन, और एक कहला रहा है इंट्रॉन। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, एक्सॉन। ठीक है, ये एक्सॉन है, ये है इंट्रॉन। ठीक है, ठीक है, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, इस तरीके से। जरूरी नहीं है कि ऑल्टरनेटिव फैशन में होते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब
एक्सॉन एक्सॉन फिर इंट्रॉन आ गया इस तरीके से, ठीक है। तो क्या है ये एक्सॉन और क्या है इंट्रॉन, ये तो पता चल गया कि ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी कोडिंग स्ट्रैंड ही है, बस क्या है थायमिन की जगह यूरासिल है, यानी कि क्या होगा ए ए जी जी यू, कुछ भी बना सकते हो यार, ए सी सी, ठीक है, यू यू, इस तरीके से कुछ भी है ना, ये यही है। पर इसमें से ये सारे सीक्वेंसेस क्या नहीं करते बेटा, प्रोटीन्स के लिए कोड नहीं करते। तो जो प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं उनको हम एक्सॉन्स बोलते हैं, यानी कि ये एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। और जबकि ये कैसा होता है, इनएक्टिव होता है, इनसे इंट्रॉन और इनसे इनएक्टिव, ठीक है, ठीक है। ये इनएक्टिव होता है यानी कि डज नॉट एक्सप्रेस, ठीक है, ये एक्सप्रेस नहीं करेगा, यानी कि ये वाला पार्ट हमें प्रोटीन बना के नहीं देगा। पर हमें इतना पता है कि प्रोटीन की तो हमारे पास एमिनो एसिड्स की तो चेन होती है, ठीक है। और ऐसा हुआ तो क्या होगा कि मान लो दो चेन बनी, फिर हट गया, फिर दो चेन, दो तीन एमिनो एसिड ज्वाइन करके चेन बना रहे हैं, फिर ऐसे, तो ये इनको फिर क्या हो जाएगा, बीच में लैगिंग होने लगेगी, है ना, इंटरप्ट होने लगेंगे। और ये इंटरप्ट होने की वजह से एक कंटिन्यूस चेन नहीं मिलेगी हमें। तो ये कंटिन्यूस चेन जब नहीं मिलेगी हमें, तो हमें कोई फायदा नहीं होगा, अब इतने इतने से डिग्रेड कर जाएंगे या फिर अपने में कॉइल्ड अप हो जाएंगे। तो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, है ना। तो यूकैरियोट्स में क्या दिक्कत हो रही है कि देखो यूकैरियोट्स में जो तुम्हारा आरएनए का प्रिकर्सर है, किसका बेटा, देखो इसको बोल सकते हो एमआरएनए का प्रिकर्सर, ठीक है, या फिर बोल सकते हो HNRNA। HN स्टैंड्स फॉर हेट्रोजेनस आरएनए। तो हेट्रोजेनस आरएनए जो है उसमें एक्सॉन्स प्रेजेंट है, इंट्रॉन प्रेजेंट है, और इसके वजह से हमें इंटरप्टेड प्रोटीन चेन या फिर प्रोटीन की कोडिंग मिल रही है। तो इसके वजह से प्रोटीन नहीं बन पाएगा, तो हमारे लिए अभी ये काम का नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम अगर इस इंट्रॉन को हटा दें तो हमारा पूरी प्रोटीन की चेन मिल जाएगी, एक्सॉन एक्सॉन मिल जाएगा, पूरा एक्टिव पार्ट मिल जाएगा हमें HNRNA का। तो यही काम करना है हमें, है ना, यूकैरियोट्स में। तो ये जो इंटरप्टिंग सीक्वेंस है that are non-functional, hence it is subjected to a process called splicing where the introns are removed and exons are joined in a डिफाइंड ऑर्डर, ठीक है। क्या कहने का मतलब कि फिर हम क्या करेंगे, इंट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे। तो इंट्रॉन्स को रिमूव करना क्या कहला रहा है, आपका आपका स्प्लाइसिंग कहलाता है। क्या प्रोसेस कहलाता है, ये स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग से हमें क्या मिल जाएगा, स्प्लाइसिंग से हमें वो आरएनए का पार्ट मिलेगा जिसमें केवल एक्सॉन्स होंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन फॉर्म्स करने के कितने सारे तरीके हो सकते हैं, कि पहला एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए is also known as HNRNA. HNRNA is comprises of exons and introns. Exons are expressing sequences, introns are interrupting sequences. Exons can code for protein या codes for protein. Introns are inactive or या non-functional that do not codes for protein. Simple. Removing of introns from HNRNA is known as splicing, ठीक है। ये तो ये सारे क्वेश्चन सोचो इसी पैराग्राफ से आपके बन रहे हैं, ठीक है। और फिर इसके रिमूवल से यू विल गेट अ डिफाइंड ऑर्डर ऑफ एक्सॉन्स दैट इज नोन एज आपका क्या, एमआरएनए, ठीक है। फाइनली क्या बन जाएगा, एमआरएनए बन जाएगा। तो इससे कम से कम कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको इस पॉइंट से याद रखना है। फिर आता है तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, हेट्रो, बार बार फुल फॉर्म बोलूंगी मैं ताकि तुम्हें याद हो जाए। हेट्रोजेनस आरएनए जो होता है बेटा, फिर अंडरगोज एडिशनल प्रोसेसिंग कॉल्ड कैपिंग एंड टेलिंग, ठीक है। और क्या होता है इसमें, देखो स्प्लाइसिंग बोलते हैं पूरे प्रोसेस को, और हो क्या रहा है उसमें एक एडिशनल प्रोसेसिंग और हो रही है, कैपिंग और टेलिंग की। कैपिंग मतलब क्या होता है, कैप पहनना, मतलब आगे के पोर्शन में कुछ ऐड होना है, टेलिंग मतलब एंड वाले पोर्शन में, ठीक है। यानी स्टार्टिंग पोर्शन में कुछ ऐड हो रहा है, स्टार्टिंग पोर्शन, और टेलिंग मतलब एंड पोर्शन में, है ना, एंड रीजन में, एंड रीजन में कुछ आपका क्या हो रहा है, प्रोसेस चल रहा है। इन कैपिंग, कैपिंग में क्या हो रहा है, मिथाइल ग्वानोसिन
ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ग्वानोसिन क्या है आपका, ग्वानोसिन एक न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड के साथ क्या हो रहा है, उसमें मिथाइल ऐड कर दिया गया। मिथाइल के साथ साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप है ना एक्टिव कर देंगे ना। क्यों हमने ये चीज़ बनाई, ताकि जीटीपी बन जाए। जीटीपी जो बनेगा उसके साथ, यानी जीटीपी में हम मिथाइल ऐड कर रहे हैं है ना, ताकि क्या कर रहे हैं, ये एक्टिव रहे। ठीक है, आगे इसका भी हमें फंक्शनिंग पता चलेगी कि क्यों होता है। तो कैपिंग कर दीजिए। कैपिंग करी तो कहाँ होगा, अब तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा HNRNA है उसका जो डायरेक्शन होगी वो बेटा 5' से 3' में होना चाहिए। सिंपल। जब टेम्पलेट की 3 से 5 होती है और RNA पॉलीमरेज 5 से 3 में ही आपका क्या कहते हैं स्ट्रैंड बना सकता है, तो 5' से 3' में। तो इसकी स्टार्टिंग क्या कहते हैं रीजन किस एरिया या में, या फिर क्या कहते हैं किस डायरेक्शन में होगा, 5' में होगा। और एंड कहाँ होगा, 3' पे। तो कैपिंग कहाँ होगी आपके 5th एंड पे। जो ये 5th एंड है वहां पे कैपिंग में क्या किया जा रहा है, इसको मिथाइल गोनासिन ट्राइफॉस्फेट नाम की क्या कहते हैं कैप पहना दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना कौन सी कैप पहना रहे हैं, मिथाइल गोनासिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिखा रहता है MGPP ट्रिपल पी। ठीक है, MG ट्रिपल पी। तो ये क्या है, ये आपका मिथाइल गोनासिन ट्राइफॉस्फेट है। और कहाँ ऐड हो रहा है बेटा, ये 5th एंड पे ऐड हो रहा है ऑफ द HNRNA। किसके, इसी के पहले यहाँ पे एक चीज ऐड होगी। फिर उसके बाद टेलिंग में क्या हो रहा है, टेलिंग मतलब 3rd एंड पे। देखो टेलिंग बोलते ही HNRNA की 3rd एंड पे आपने फोकस करना है। अब देखो इसके लिए डायग्राम भी आ सकता है। डायग्राम कैसे आ सकता है कि वो आपके एंड्स को चेंज कर दे है ना। 5th एंड पे आपका टेलिंग वाला पोर्शन लगा दे और 3rd एंड पे क्या लगा दे, आपका कैप वाला पोर्शन लगा दे। तो समझ जाना कि क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रही है। ठीक। तो क्या कह रहा है कि इन टेलिंग, टेलिंग में क्या हो रहा है, एडेनाइलेट रेसिड्यूज आर एडेड एट फ्री एंड है ना। एडेनाइलेट रेसिड्यूज आर एडेड। एडेनाइलेट रेसिड्यूज क्या होता है बेटा, मतलब एडेनाइन के। देखो प्योरिन से काम कराया जा रहा है, तो मैं ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि प्योरिन हमारे एनर्जी वाला होता है। ठीक है, उसका रिलेशन ATP और GTP से है। ठीक है, ATP और GTP से है। तो GTP से स्टार्ट कर रहा है और एंड कर रहा है किससे, ATP पे ही। तो एडेनिलाइट रेसिड्यूज होते हैं। एडेनिलाइट रेसिड्यूज क्या होता है, पॉली ए चेन होती है बेटा। पॉली ए चेन का मतलब ए स्टैंड्स फॉर क्या आपका, A stands for एडेनाइन। ठीक है, एडेनिन जो है आपके उसकी बहुत लंबी लंबी चेन्स, यानी कि एंड पे क्या होगा, ए जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, और ऐसी लंबी चेन ए की क्या होगी, इससे समझ में आ जाएगा कि आपका जो mRNA है ना, वो क्या हो गया, एंड हो चुका है। यहाँ पे अब एमिनो एसिड्स नहीं क्या करने, ऐड करने हैं। एंड इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर है ना, यानी अब टेम्पलेट से जब हट जाता है। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर का क्या मतलब हो गया, जब ये टेम्पलेट से रिलीज हो गया। क्या रिलीज हो गया, हमने पढ़ लिया कि एक टर्मिनेटिंग यूनिट आएगी जिससे क्या होगा, वो वहां से रिमूव कर दिया जाएगा क्या, आपका RNA पॉलीमरेज। और RNA पॉलीमरेज के रिमूवल के साथ ही आपका क्या हो जाएगा, आपका HNRNA फ्री हो जाएगा। और फ्री होके देखो ये सारा फंक्शन कहाँ चल रहा है, न्यूक्लियस के अंदर चल रहा है। ये सब कुछ क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के ही अंदर हो रहा है। ठीक है, बट प्रोकैरियोट्स में बात करेंगे तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस में ना होके ये कहाँ पे है, न्यूक्लियोइड रीजन में हो रहा है। तो वहां पे तो कुछ ऐसा बाउंड्रीज नहीं है कि साइटोप्लाज्म है या फिर क्या कहते हैं न्यूक्लियस है, नहीं। वहां पे एक तरीके से बीच में ही हो रहा है, न्यूक्लियस और क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो ये जो सारा फंक्शन है क्या हो गया, अब तुम्हें क्या मिल गया है बेटा, HNRNA के बाद ये क्या बता रहा है, ये आपका बता रहा है स्प्लाइसिंग प्रोसेस। देखो क्या कहते हैं, या फिर मैं इसे लिख सकती हूँ मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ HNRNA। ठीक है, ठीक।
तो क्या हुआ, एचएन मॉडिफाई कैसे हो गए, कैसे मॉडिफाई करोगे, जब अपना फैशन सेंस बदल दोगे। तो फैशन सेंस कैसे बदला इसने, इसने कैप लगा ली और एंड टेलिंग टेलिंग कर ली, ठीक है। तो ये बदल गया ना, फैशन मॉडिफाई हो गया। तो ये मॉडिफाई हो जाता है। अब इस मॉडिफिकेशन की वजह से इसको हेल्प मिलती है इंट्रॉन को रिमूव करने की, दैट इज स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग भी होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये तुम्हें, अच्छा डायग्राम दे सकता है, देखो दोनों डायग्राम आप को याद रखने हैं। अगर ये क्या कहते हैं, आपको क्या दिख रहा है बेटा, सिग्मा फैक्टर दिख रहा है, रो फैक्टर दिख रहा है, दोनों चीज दिख रही है। तो ये समझ जाओ ये किसके लिए है, ये इनिशिएशन इलोंगेशन टर्मिनेशन वाली चीज आपके प्रोकैरियोट्स के लिए है, ठीक है। केवल आरएनए पॉलीमरेज दिख रहा है, और आरएनए पॉलीमरेज से देखो, इसके आरएनए में इसने एक ही येलो की एक थोड़ी सी थिक स्ट्रैंड दिखा दी बस, ठीक है। इसके अलावा इसने कुछ नहीं दिखाया। जबकि आप यहाँ पे देखो येलो ऑरेंज बैंड्स दिखा रहा है इसमें, ठीक है। तो ये आपका कैसा है, ये आपका यूकैरियोट्स का है, यूकैरियोट्स, ठीक है। यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स में क्या है बेटा, यूकैरियोट्स में आप देख रहे हो कि इलोंगेशन फैक्टर, देखो यहाँ पे भी एक फैक्टर है, इसने मेंशन नहीं किया है, ठीक है, पर एक फैक्टर जुड़ा हुआ है ना। ये पोर्शन देख रहे हो फूल जैसा, ठीक है। तो ये इलोंगेशन फैक्टर के साथ क्या हो रहा है, आपका एच एन आर एन ए बन रहा है। ये कौन सा आर एन ए निकल रहा है, एच एन आर एन ए, ठीक है। एच एन आर एन ए बनता जा रहा है ना। और 5' से 3' में बनेगा। और देखो बनता जा रहा है, उससे पहले क्या हो जा रही, कैपिंग हो जा रही है, ठीक है। कैपिंग देखने को मिल रही है किससे, मिथाइल गुआनासिन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल गुआनासिन ट्राइफॉस्फेट। एंड देन उसके बाद कैपिंग के बाद जैसे ही रिलीज हो गया, थर्ड एंड पे एमआरएनए को देखा गया कि ये तो अभी भी फंक्शनल नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने इसमें एक पॉली ए टेल ऐड कर दी। पॉली ए टेल का मतलब कुछ नहीं है बेटा, यहाँ पे बस एडेनाइन 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 है ना, अनगिनत एडेनाइन की क्या है, टेल है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ जब ये ऐड हो गया, जिसे क्या बोलते हैं, ऐड करना, पॉली ए टेल को ऐड करना थर्ड एंड पे, पॉली एडेनाइलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉली एडेनाइलेशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखा भी नहीं है एनसीईआरटी ने स्टेटमेंट में, पर अपने डायग्राम में शो किया पॉली एडेनाइलेशन। तो पॉली एडेनाइलेशन इज व्हाट, एडिंग ऑफ पॉली ए टेल या फिर टेलिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलोगे, और टेलिंग, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम्हें यहाँ से भी मिल सकता है, अगर बहुत ज़्यादा डीप में घुस के मतलब तुमसे फन लेने का मन करा किसका, एग्जामिने एग्जामिनर का, तो ठीक है। अब इसके साथ साथ तुम ये क्लिप्स देख रहे हो है ना, ये क्लिप्स क्या कर रही हैं, ये क्लिप्स आपका रिमूव कर रही हैं किसको बेटा, इंट्रॉन्स को। किसको रिमूव कर रही हैं, इंट्रॉन्स को। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, आरएनए स्प्लाइसिंग। तो एचएन के मॉडिफिकेशन में आपको क्या क्या चाहिए, एचएन के मॉडिफिकेशन या पूरा आपका देखो एमआरएनए, अब क्या मिल गया, यहाँ पे लिखा हुआ है मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए, आपको एमआरएनए मिल जाता है पूरा प्रोसेस्ड। तो प्रोसेस्ड एमआरएनए के लिए या फिर एचएनआरएनए की फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आपको 3 स्टेप की जरूरत है। फर्स्ट इज कैपिंग, सेकंड इज आपका क्या कहते हैं पॉलीएडेनाइलेशन, एंड थर्ड इज आपका आरएनए स्प्लाइसिंग। तो इन 3 स्टेप से हमारा यूकैरियोट्स, मतलब मेरे में, तुम्हारे में, कुत्ते में, बिल्ली में, इन सभी जानवरों में और इंसेक्ट्स में, सब में क्या देखने को मिल रहा है हमें, बैक्टीरिया को छोड़ के, साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया को छोड़ के हमें देखने को मिल रहा है कि उन सभी के जो आरएनए है वो डायरेक्टली एमआरएनए में कन्वर्ट नहीं होता है बेटा, उसकी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। जिसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हो या मॉडिफिकेशन ऑफ एचएनआरएनए बोल सकते हो, जिसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज कैपिंग, कैपिंग होती है आपके मिथाइल गुआनासिन ट्राइफॉस्फेट से, देन आपका टेलिंग होती है। टेलिंग को हम और क्या बोल देते हैं, टेलिंग को और बोलते हैं पॉलीएडेनाइलेशन। और पॉलीएडेनाइलेशन के बाद हम क्या देखते हैं कि उसके साथ साथ आपके इंट्रॉन्स का भी रिमूवल होने लगता है, एंड दैट इज नोन एज आरएनए स्प्लाइसिंग। अब ये जो चेन है मेरी,
इसमें मुझे 5th एंड पे मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट देखने को मिल रहा है और 3rd एंड पे आपका पॉली ए टेल मिल रही है, प्लस ये केवल एक्सोन से बनी हुई है। तो एमआरएनए के पार्ट्स पूछ सकता है, एमआरएनए के क्या क्या पार्ट्स होंगे? तो एमआरएनए के पार्ट्स हो सकते हैं आपका कैपिंग वाला रीजन, कैपिंग रीजन, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? एक्सॉन्स, एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन कंप्राइजिंग एक्सॉन्स, ठीक है, एक्सॉन से। और तीसरा क्या हो गया? टेल रीजन, ठीक है। टेल रीजन में आपको क्या दिख गया? टेल रीजन में आपको पॉली ए टेल, ठीक है। देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, या आपने किस तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है, वो चीज़ समझो, ठीक। तो प्रोसेस्ड एमआरएनए में क्या पूछ सकता है? प्रोसेस्ड एमआरएनए में कौन कौन से रीजन होते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस्ड एमआरएनए में आपके एक कैप रीजन होता है, एक टेल रीजन होता है, एक एक्टिव रीजन होता है जो प्रोटीन बनाएगा, जो कि बना हुआ है केवल और केवल एक्सॉन से, ठीक है। डन है ना। तो हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई समझने में कि यूकैरियोट्स में ये फंक्शन किस तरीके का होता है, ठीक है। एक खास बात और एक पॉइंट और जो है कि जब हम प्रोकैरियोट्स में देख रहे हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिली नहीं हमें कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस चल रहे हैं, कि हमने नहीं देखा एचएनआरएनए बना फिर एमआरएनए बना, डायरेक्टली हमें क्या मिल जा रहा है? एमआरएनए मिल जा रहा है। इस प्रोसेस के और यहाँ पे क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में हो रहा है, ये किस में हो रहा है? न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोइड में हो रहा है बेटा, न्यूक्लियोइड में हो रहा है ये, न्यूक्लियोइड रीजन में। तो जैसे जैसे सोचो यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रहा है, तो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन रन टुगेदर, ठीक है। जबकि जबकि प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स की बात करें, तो प्रोकैरियोट्स की जैसे काम यहाँ मतलब यूकैरियोट्स में नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोइड है। तो चाहे वो फंक्शन न्यूक्लियस के पास हो रहा हो, चाहे साइटोप्लाज्म में हो रहा हो, वो दोनों एक साथ हो सकता है। तो ट्रांसक्रिप्शन तक तो हमारा सारा काम किस में हो रहा है? न्यूक्लियस वाले रीजन में, यानी न्यूक्लियोइड वाले में। और साथ ही साथ क्योंकि उसी के पास क्या हो गया? साइटोसोल भी है, कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं है, तो वेट नहीं करना पड़ रहा। तो क्या होता है? जैसे जैसे एमआरएनए बनता जाता है, तुरंत के तुरंत इसके साथ क्या होता है बेटा? आपका प्रोटीन भी फॉर्म होने लगता है, यानी ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि इन दोनों में क्या देखने को मिलता है? क्या एक और डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन एक साथ हो रहा होता है। जबकि वहां पे क्या दिक्कत है? वहां पे दिक्कत ये है कि ट्रांसलेशन जो है बेटा, ट्रांसलेशन जो है ये सारा आपका न्यूक्लियस में होना है ना। और प्रोटीन फॉर्मेशन आपका साइटोप्लाज्म में होना है। तो जब एमआरएनए बन जाएगा, तो एमआरएनए न्यूक्लियर पोर से निकल कर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, और फिर जाके उसकी क्या होगा? ट्रांसलेशन किया जाएगा, है ना। अब इसी के बाद हमें समझना है जेनेटिक कोड्स, है ना। हमने देख लिया कि हमारे पास एमआरएनए बन रहा और वो कॉम्प्लीमेंट्री है हमारे टेम्पलेट स्ट्रैंड के। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड तो हमारी एडेनाइन, थायमिन, ग्वानिन और यूरासिल के मल्टीपल क्या कह सकते हैं, प्रेजेंटेशन से बनी हुई है। तो प्रोटीन किस तरीके से बनता है? क्या प्रोटीन भी इसी तरीके से? हमने क्यों बोला कि एक्सॉन क्या कहते हैं, इंट्रॉन जो है, या फिर ये चीज़ एक्सॉन है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ फिक्स्ड है इस बात को लेकर कि कुछ सीक्वेंस होने चाहिए, जिसके हिसाब से क्या बनेगा बेटा? आपका प्रोटीन बनेगा, ठीक है। प्लस इससे पहले ये चीज़ देखो कि ये जो इंट्रॉन की बात करें हम, किसकी बात कर रहे हैं हम? इंट्रॉन्स की। इंट्रॉन से क्या तुम्हें सिग्निफिकेंस है, या फिर कोई सिग्निफिकेंस नहीं था तो भी क्यों प्रेजेंट है? डायरेक्टली क्यों नहीं बना लिया यूकैरियोट? यूकैरियोट तो जबकि और एडवांस क्या कहते हैं तुम्हारा ऑर्गेनिज्म है, और मतलब और एडवांस तुम्हारी सेल है, तो उसने क्यों नहीं आपका क्या किया? डायरेक्टली एमआरएनए बनाया।
उसने इसलिए नहीं किया ताकि एक तो आपका जो ये इंट्रॉन होता है, ये इंट्रॉन्स आपका एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप शो करता है ना। एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप शो करता है। एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप से क्या मतलब हो गया, कौन से एंसेस्टर की बात कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास जो भी क्या कहते हैं आपका आरएनए है, एचएनआरएनए आ रहा है जो, उसमें जो ये इंट्रॉन वाला पोर्शन है, ये यही मतलब हो गया ना कि इसके लिए हमारे पास एमिनो एसिड नहीं हुआ। सिंपलीफाई करें इस चीज को कि ये एक्टिव नहीं है। एक्टिव इसलिए नहीं है कि इसके लिए हमारे पास क्या नहीं है बेटा, एमिनो एसिड नहीं है, इनएक्टिव है। यानी कि ये आके, यानी कि ये कहीं ना कहीं क्या होगा, पुराने टाइम में कैसा होगा कि ये एक्टिव हुआ करता होगा या किसी और तरीके की क्या कहते हैं सराउंडिंग एनवायरनमेंट में काम करता होगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, एक आइडिया लगता है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं से तो आ रही है। अपने आप तो नहीं आई होगी, ये अपने आप तो इंट्रोड्यूस करेंगे नहीं ना हम। मतलब लाइक ऐसा तो नहीं ना मेरे बॉडी पार्ट में कोई ऐसा बॉडी पार्ट ऐड ऑन हो जाए जिसका कोई काम नहीं है। पर हाँ अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स से मुझे इतना तो पता चल रहा है कि वो मेरे क्या नहीं आ रहा, अब काम नहीं आ रहा, धीरे धीरे डिजनरेट हो जाएगा आने वाले जनरेशन टू जनरेशन में। ठीक है, यानी कि इससे अपेंडिक्स से मुझे ये पता चल गया, यानी पहले तो मुझे ये काम आता होगा, मेरे एंसेस्टर्स को काम आता था उनके क्या कहते हैं रॉ फूड्स को डाइजेस्ट करने में। ऐसे इंट्रॉन का काम है कि हाँ अब ये मेरे में इनएक्टिव है, बट कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ये एक्टिव हुआ करता होगा, किसी ना किसी कंडीशन पे तो वर्क किया करता होगा। तो इंट्रॉन्स का क्या है आपका एंसेस्ट्रल। तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि एनसीईआरटी क्या बोलती है, एंसेस्ट्रल एंटीग्यूटी है ना। एनसीईआरटी क्या बोलती है, एंसेस्ट्रल एंटीग्यूटी है। ठीक है, तो इंट्रॉन्स के एक मतलब सेंस ये आ रही है हमें इंट्रॉन से कि ये कहीं ना कहीं इसका रिलेशनशिप पुराने समय में हुआ होगा। ठीक है, यानी कि ये प्रोकैरियोट से ही कैसे ना कैसे, यानी ये प्रोकैरियोट्स में फंक्शनिंग हो सकता है, पर ये रीजन अब यूकैरियोट्स में फंक्शनिंग नहीं है ना। प्लस इससे हमने देखा कि आरएनए कितना ज़्यादा मतलब अलग अलग तरीके के फंक्शंस दिखा सकता है ना। कि एचएनआरएनए भी बन रहा है, आरएनए मतलब आरएनए की आप क्या देख रहे हो, मॉडिफिकेशन देख रहे हो हर लेवल पे, हर ऑर्गेनिज्म के हिसाब से, हर एनवायरनमेंट के हिसाब से वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करता हुआ चल रहा है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करना होता है, यही डोमिनेंसी शो कर रहा है आरएनए वर्ल्ड, आरएनए मॉलिक्यूल की, है ना। आरएनए आपका कैटालिटिक एंजाइम की तरफ भी वर्क कर रहा है, मतलब कैटलिस्ट की भी तरह वर्क कर रहा है आपका, क्या कहते हैं एक क्या कहते हैं कैरियर की भी तरह काम कर रहा है ना, जेनेटिक कोड की भी तरह काम कर रहा है। प्लस उसके साथ आपका किसकी तरह काम कर रहा है, क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब कि बिना आरएनए के मेरा डीएनए भी बेकार है ना। अगर आरएनए नहीं है तो मैं डीएनए से कुछ मतलब फायदा नहीं मिल सकता, क्योंकि वो रीड ही नहीं कर पाएगी मेरी बॉडी की सेल्स। तो और अभी हमने देखा राइबोसोम्स भी आरएनए से ही बने होते हैं, और राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाने का। तो मतलब कोई भी फंक्शन बिना आरएनए के किसी भी सेल में होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है, आपको राइबोसोम्स क्या मिलते हैं बेटा, राइबोसोम्स आपको कॉमनली, राइबोसोम्स कैसे हैं, राइबोसोम्स आपको पता है आरआरएनए से बने हुए क्या हैं, प्रोटीन पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और ये राइबोसोम्स ऑर्गेनेली जो हैं कॉमन होती हैं सभी सेल्स के लिए, कॉमन इन ऑल सेल्स। ठीक है, और सभी सेल्स की कॉमन है, क्योंकि ये क्या कर रही है, ये एक बेसिस दे रही है फंक्शनिंग का, है ना। कोई भी सेल क्या काम कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, उसका एक बेस, मतलब उसको फंक्शन करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो राइबोसोम्स की होती है, आरएनए की होती है। और वो इसी वजह से, तो ये एक तरीके से क्या है, आरएनए मॉलिक्यूल का डोमिनेंस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो डोमिनेंस शो करता है, तो इसी को आरएनए वर्ल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो डोमिनेंसी शो कर रहा है ये। ठीक है,
आगे चलते हैं अपना जेनेटिक कोड पे। तो मैं जेनेटिक कोड की बात में ये बता रही थी कि आपको इतना तो आइडिया लग जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस होते हैं जिसके बेसिस पे आपको क्या बनाने हैं, एमिनो एसिड बनाने हैं, या फिर हमारे जो क्या बोला था हमने, हमने बोला था कि जो हमारा एमआरएनए है वो इस तरीके के न्यूक्लियोटाइड्स के क्या कहते हैं सीक्वेंस को लेके कैरी कर रहा है जिससे कि प्रोटीन बनेगा, है ना। यानी कि वो पार्ट डीएनए का क्या कहला रहा था, जीन। यानी कि वो पार्ट जो डीएनए का जीन कहला रहा है, या फिर हम क्या बोल रहे थे उसको, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बहुत स्पेसिफिक होती होगी कोड्स के मामले में, ठीक है। तो वही चीज़ क्या कहलाता है बेटा, आपका जेनेटिक कोड। तो कैसा होता है ये जेनेटिक कोड, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में किस तरीके से प्रेजेंट करता है अपने आप को, ये समझना है अब हमें। तो सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, यानी आपके ATUG, सॉरी यू क्यों आ गया, देखो टी आएगा तो यू नहीं आएगा, है ना, ये तो ध्यान रखना। TTTAGGG, इस तरीके के जो सीक्वेंस है नाइट्रोजन बेसिस के या न्यूक्लियोटाइड्स के बेटा, है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपका क्या होगा, डीएनए मॉलिक्यूल विच डिटरमाइन सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड अ जेनेटिक कोड। तो एक फिक्स्ड सीक्वेंस किसी भी आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का, जिससे कि क्या हो सके, जिससे डिटरमाइन किया जा सके कि कैसा अमीनो एसिड की चेन बननी चाहिए, पॉली अमीनो एसिड चेन डेवलप होनी चाहिए, वो चीज़ कहलाती है आपकी क्या, जेनेटिक कोड। सिंपल। The 64 distinct triplets determine the 20 amino acids। कहता है कि 64 अलग अलग, है ना, 64 अलग अलग ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स क्या, ट्रिपलेट्स आपके नाइट्रोजन बेसिस के, जैसे कि ये ट्रिपलेट बनाना चाहूँ तो 1 2 3, एक ये हो गया, 1 2 3, एक ट्रिपलेट ये हो गया, एक ट्रिपलेट ये हो गया बेटा, है ना। तो ये एक ट्रिपलेट, दो ट्रिपलेट, तीन ट्रिपलेट, तो ऐसे करके ये 64 अलग अलग, है ना, और तीनों ट्रिपलेट अलग है। ये ATG है, ये ATT है, और ये AGG है, ठीक है। तो ऐसे करके अलग अलग जो आपके 64 ट्रिपलेट्स बनते हैं, मतलब कहते हैं ना पॉसिबिलिटीज, है ना, प्रोबेबिलिटी लगाओगे तो अल्टीमेटली कितने बन सकते हैं, 64 डिस्टिंक्ट ट्रिपलेट्स बन सकते हैं बेटा। जिससे क्या होता है, और हमने क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था कि हमारे पास नॉन एजेंशियल और एजेंशियल मिला के 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो ये 20 अमीनो एसिड्स के लिए क्या करते हैं बेटा, कोड करते हैं। वही तो अमीनो एसिड किस किस तरीके से जुड़े हुए हैं, उनकी एक लंबी चेन बनानी है मुझे, और वो लंबी चेन बन गई तो क्या होगा, अमीनो एसिड याद करो, आर्जिनिन, लाइसिन, ये सब, है ना। तो अमीनो एसिड्स के जुड़ने से ही क्या बनेगा, मेरा प्रोटीन बन जाएगा। तो मेरे पास 20 अमीनो एसिड्स हैं, तो मुझे चाहिए इस 20 अमीनो एसिड्स के लिए मुझे जेनेटिक कोड चाहिए, है ना। मतलब कि मेरे आरएनए पे, एम आर आरएनए पे एमआरएनए पे कुछ इस तरीके के सीक्वेंस होने चाहिए जो एमिनो एसिड्स के लिए क्या करते हो बेटा, एमिनो एसिड्स के लिए रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो द डीएनए सीक्वेंस ऑफ अ जीन इज डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ यूनिट्स ऑफ 3 बेसिस कॉल्ड कोडोन। और इस चीज को हम जो ये ट्रिपलेट ट्रिपलेट कह रहे हैं, ये कहलाएगा कोडोन 1, ये कहलाएगा कोडोन 2, और ये कहलाएगा कोडोन 3। तो इन ट्रिपलेट्स को हम क्या नाम देते हैं, कोडोन, है ना। कोड है किसका, जेनेटिक का, एमिनो एसिड का कोड है। तो ये एमिनो एसिड का कोड जो कि 3 है नंबर में नाइट्रोजन बेसिस के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोडोन, है ना, कोडोन, है ना। और ये कोडोन के सीक्वेंसेस से ही क्या होता है, आपके एक एक करके एमिनो एसिड्स ऐड होते जाते हैं और आपकी एक लंबी एमिनो एसिड की चेन बन जाती है, और यही आपका क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। द सेलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड आर एज फॉलोज। अब ये जेनेटिक कोड तो हमने देख लिया, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती थी, कितने तरीके के आपके, ये जैसे मैंने बोला, देखो क्या हो सकता है, ATG हो सकता है, AGT हो सकता है, AGG हो सकता है, AGU हो, यू तो आएगा ही। अच्छा सॉरी, ये आप अगर mRNA पे देखोगे तो क्या देखोगे, AUG, AGG, ठीक है, सॉरी, का है ये
AGU, ठीक है, इस तरीके के सीक्वेंस बनाते जाने हैं ना, ऐसी प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे कितने बनते हैं बेटा? 64 बनते हैं, ठीक है। द सैलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड्स आर एज फॉलोज। अब हम इन जितने भी हमने ये जेनेटिक कोड्स बना लिए हैं, यानी ये कोडोन्स बनाए हैं, उनके क्या मतलब एक अल्टीमेटली क्या उनके फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कि ये जो कोडोन होता है बेटा, एक तो ट्रिपलेट होता है, सबसे पहली बात है ना, 3 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 3 नाइट्रोजन बेसिस, 3 नाइट्रोजन बेसिस होने चाहिए, ठीक है। 61 कोडोन्स कोड फॉर एमिनो एसिड, टोटल कितने आए थे? 64। अब इनको जब देखा गया तो उनमें से केवल 61 कोडोन्स क्या कर रहे थे बेटा? एमिनो एसिड के लिए कोड कर रहे थे। बाकी बचे कितने? 3। तो जो ये 3 कोडोन्स थे, जो कि क्या है? यूएए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक क्वेश्चन ये तो पक्का ही आना है। यूएए, यूएजी और यूजीए, ठीक है। कौन कौन से? यूएए, यूएजी और यूजीए डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, किसी भी अमीनो एसिड्स के लिए नहीं कोड करते, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? इसलिए हम इनको स्टॉप कोडोन बोलते हैं, है ना। एकदम दिमाग में ये बात आप क्या करो, इसको कैसे भी इतने अच्छे से मेमोरी में फिट कर लो कि आपको याद रहना चाहिए कि ऐसे 3 कोड्स होते हैं हमारे पास जिनसे हमारे को एमिनो एसिड्स नहीं मिलते हैं, और वो कोड होते हैं यूएए, यूएजी, यूजीए, ठीक है। यूएए, यूएजी, यूजीए, ठीक है। यानी कि हमारे पास टोटल 64 कोडोन्स थे, ठीक है। अब इस 64 कोडोन्स में से 61 कोडोन्स कैसे निकले? फंक्शनल, फंक्शनल निकले। और ये क्या करेंगे? 20 अमीनो एसिड्स बनाएंगे। बॉडी में जितने भी अमीनो एसिड से कितने होने चाहिए? 20। तो ये 20 अमीनो एसिड्स बनाएंगे। उसमें से 3 कोडोन्स कैसे थे? 3 कोडोन्स आपके ऐसे थे बेटा जो क्या कर रहे थे? नॉन फंक्शनल थे, नॉन फंक्शनल। अब 3 है तो ये भी देख लिया गया कि 3 कौन कौन से है। तो यूएए, यूएजी, ठीक है, यूएए, यूएजी और यूजीए, है ना, यूजीए, है ना, यूएजी और यूएए। कैसे याद रखोगे? आ आज यूजीए, है ना। किसी दिन काम करने का मन नहीं करता है ना, नॉन फंक्शनल हो जाते हो तुम, किसी दिन लेजीनेस ज्यादा बढ़ जाती है, तो क्या बोलोगे तुम अपने दोस्त से? है ना, आज रिलैक्स करते हैं भाई, आज नहीं करेंगे कोई काम। तो उससे क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो उससे? आज, अच्छा ये क्या लिख दिया मैंने? आज यू जिए, आ से यू ए, ठीक है, आ से आ डबल ए, ठीक है। तो यू आ, ठीक है, आज से एजी, ठीक है, यूएजी। और ये ध्यान रखना, देखो तीनों में आगे क्या है? यू है, ठीक है। तो अगर बाई चांस भूल जाते हो तो यहाँ का यू जी है, ठीक है। तो आज यू जी है ना, आज हम रिलैक्स करते हैं, आज हम ऐसे जीते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो गए? और जब रिलैक्स कर रहा है तो फंक्शन नहीं कर पा रहा है ना, तो फंक्शन नहीं कर पा रहा है, नॉन फंक्शनल है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? स्टॉप कोडन्स, है ना। अब भाई प्रोटीन जब बन रही है तो प्रोटीन ऐसे लगातार, ऐसे तो मतलब कोड्स तो हमेशा रीड करते चले जाएंगे और रीड करते चले जाएंगे। तो क्या आप लगातार प्रोटीन की लंबी सी चेन बनाते रहोगे? ऐसे तो इनडेफिनेट लेंथ की क्या बन जाएगी? प्रोटीन बन जाएगी। और अल्टीमेटली वो अपने आप को बाइंड करके ऐसे कैसे हो जाएगी? नॉन इनएक्टिव स्ट्रक्चर बना लेगी अपना। तो ऐसा ना हो, कहीं ना कहीं पे स्टॉप होना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होना चाहिए किसी भी एमिनो एसिड की सीरीज का भी। तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है स्टॉप कोडोन की, कि हाँ अब बस रुक जाओ, इससे आगे हमें अमीनो एसिड्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी प्रोटीन बन गई है ना। बहुत सारी प्रोटीन्स हैं तो हर प्रोटीन को रोकना तो पड़ेगा है ना, वरना तो सारी क्या होंगी? ऐसी लंबी लंबी चेन्स बनती जाएंगी, और लंबी चेन्स का मतलब और कॉइल्ड हो जाना। और जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर कॉइल्ड होता है ना, देखो केमिस्ट्री में क्या मतलब है
जितना ज़्यादा कॉइल, जितना ज़्यादा बड़ा सा मॉलिक्यूल, वो उतना इनएक्टिव हो जाना है। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो प्रोटीन काम ही नहीं आएगी हमारी। तो हमें क्या चाहिए, कोडोन्स चाहिए, जिससे फिक्स हो सके कि कोई प्रोटीन कितनी अमीनो एसिड्स की बननी है। ये बस कैसी बननी है क्या है, वो तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये 61 कोडोन्स किस तरीके से आए हुए हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, जैसे चीट कोड होता है ना जीटीए में, वैसे ही हमें को क्या मिल गया, 61 कोड्स मिल गए हैं, जिससे हमें क्या बनाना है, हमें अमीनो एसिड्स बनाने हैं। ठीक है, इन्हीं कोड्स को यूज करते करते आपके क्या बनते जाएंगे, अमीनो एसिड्स बनते जाएंगे। ठीक है, आगे बात क्लियर है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टॉप कोडन के बारे में कैसे याद रखोगे, आज यूं जिए। ठीक है, नेक्स्ट है, वन कोडोन कोड्स फॉर ओनली वन अमीनो एसिड। एक कोडोन से एक अमीनो एसिड, सिंपल। चीजों को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स ना बनाने के लिए, इजी रखने के लिए क्या है, एक कोडोन इक्वल्स टू एक अमीनो एसिड, है ना, मल्टीपल अमीनो एसिड्स नहीं, फिर तो बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस, हिंड्रेंस क्या मतलब, एक तरीके से मिक्सिंग हो जाएगी ना चीज़ों की, मतलब क्लियर नहीं रहेंगी कि कौन सा कैसा हो जाएगा। ठीक है, तो एक कोडोन से आपका क्या होना चाहिए, एक कोडोन कोड करना चाहिए एक अमीनो एसिड से, हेंस इट इज अनएम्बिगियस। और इस कैरेक्टरिस्टिक को, कोडोन के इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं, अनएम्बिगियस एंड स्पेसिफिक। हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स को, कि जैसे एक कोडोन से एक अमीनो एसिड बनता है, इसको हम क्या बोल रहे हैं कि वो अनएम्बिगियस है और स्पेसिफिक है, अपने एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को लेकर क्या कर रहा है, कोड कर रहा है। ठीक है, सेम सेम नहीं, सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, बट एक अमीनो एसिड्स के लिए, एक अमीनो एसिड के लिए आपके पास मल्टीपल, मल्टीपल क्या हो सकते हैं बेटा, मल्टीपल कोडोन्स हो सकते हैं। क्या कह दिया, ये क्या ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो क्या मतलब हुआ, देखो जैसे कि हमने पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था, हमने कहा था हमारे पास होना चाहिए जीएजी, तो जीएजी हमारा क्या कर रहा था, ग्वानिन के लिए, है ना, ग्वानिन नाम के अमीनो एसिड्स के लिए था। ठीक है, पर जैसे ही जीएजी के बाद हमने जस्ट एक को क्या चेंज किया, नाइट्रोजन बेस, क्या चेंज किया, एक नाइट्रोजन बेस चेंज किया, जिसमें हमने क्या कर दिया था बेटा, उसकी जगह एक ही जगह क्या आ जाएगा, यूरासिल आ गया। तो यूरासिल आते ही देखो कोड चेंज हो गया ना, जीएजी और जीयूजी, कोड चेंज होते ही आपके पास अमीनो एसिड क्या आ गया था, वलीन, है ना, क्या आ गया था, वलीन नाम का आपके पास अमीनो एसिड आ गया। यानी ये समझ में आ गया कि ये कोड जो है ये स्पेसिफिक है ग्वानिन के लिए, यानी जब भी जीएजी आएगा, जब भी एमआरएनए में जीएजी आएगा तो उसके लिए आपको ग्वानिन मिलेगा, और जब भी जीयूजी आएगा तो उसके लिए हमें क्या मिलेगा, वलीन ही मिलेगा। ठीक है, तो वलीन मिल जाता है हमें। ठीक है, बट ये जो है ग्वानिन, इस ग्वानिन के लिए और भी कोड्स हो सकते हैं, जी ए जी भी हो सकता है, जी ए क्या कहते हैं सी भी हो सकता है, बहुत सारे आपको ग्वानिन के लिए कोड्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए वो कह रहा है कि एक एमिनो एसिड के लिए मल्टीपल कोड्स मिल सकते हैं, हेंस द कोड इज डी जनरेट। तो यानी ये कैरेक्टरिस्टिक कोड की, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है बेटा, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तुम्हें ये ये उल्टा देके तुम्हें कैरेक्टर्स को चेंज कर सकता है। मान लो दे दिया सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडन, हेंस इट इज अनएम्बिगियस एंड स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये गलत हो गया ना। इस कैरेक्टरिस्टिक से क्या समझ में आता है कि कोड डी जनरेट होता है, मतलब कि फिक्स नहीं है ना, किस चीज के लिए, मतलब एक अमीनो एसिड को बहुत अलग अलग क्या मिल सकते हैं, दूसरे दूसरे कोड्स मिल सकते हैं, या फिर बहुत सारे कोड्स, अलग अलग कोड्स क्या हो सकते हैं आपका, एक ही अमीनो एसिड बना रहे हो, ये हो सकता है। ठीक है, पर जो कोड है उससे क्या होगा, केवल एक ही अमीनो एसिड बनेगा, उससे अलग ऐसा नहीं है कि जीएजी मेरे को लाइसिन भी दे सकता है, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, लाइसिन नहीं दे सकता है मुझे, जीएजी क्या कहते हैं आपका आर्जिनिन दे सकता है, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आर्जिनिन दे दे, लाइसिन दे दे, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, ग्वानिन के लिए मेरे पास GAC हो सकता है, ठीक है, GAA हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पर
ये चीज़ इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो जो ये है, ये चीज़ कहला रही है इसका डीजनरेटिव क्या कहते हैं फीचर है किसका, आपका कोडोन्स का। ठीक है, जबकि ये कोडोन का किस तरीके का नेचर है, स्पेसिफिक नेचर है, अनएम्बिगियस। ठीक है, नेक्स्ट है द कोडोन इज रीड इन mRNA, सॉरी, द कोडोन इज रेड इन mRNA इन अ कंटिन्यूअस फैशन। अब कोडोन्स को ना, जैसे कोई भी चेन आ गई आपकी, ठीक है, तो तीन तीन के सेट में ऐसे पढ़ते जाएंगे, है ना, कोई स्टॉपेज नहीं। ऑफ कोर्स एक्सॉन है, ये पूरा mRNA में क्या है, एक्सॉन्स है, पूरा एक्टिव है। तो जब पूरा एक्टिव है तो ऐसे तीन तीन के सेट में आप क्या करते जाओगे, कोडोन्स को रीड करते जाओगे लगातार, कोई ब्रेक नहीं आएगा। दे आर नो पंचुएशंस, नो पंचुएशंस मतलब कोई ब्रेक नहीं। ठीक है, आखिरी में जाके आपको क्या मिल जाएगा, स्टॉप कोडोन। ठीक है, आखिरी में जाके क्या मिल जाएगा, स्टॉप कोडोन। कौन सा हो सकता है, फिर से याद करो, यूए, यूजीए, है ना, और यूएजी। ठीक है, या उसी सीक्वेंस में जिस तरीके से हमने याद किया उसमें याद करो, कोडो। ठीक है, आ, आज, यूजीए। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, स्टॉप कोडोन हो गए। द कोड इज नियरली यूनिवर्सल, कोड हमेशा कैसा होता है, हर ऑर्गेनिज्म के लिए जो GAG है वो ग्वानिन ही बनाएगा। चाहे मछली की बात करें, चाहे बंदर की बात करें, चाहे इंसानों की बात करें, जो GAG है वो हमेशा ग्वानिन बनाएगा बेटा। फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो कोड कैसे होते हैं, कोड यूनिवर्सल होते हैं। तो कोड आपके अनएम्बिगियस होते हैं, कोड आपके स्पेसिफिक होते हैं, कोड आपके डीजनरेट होते हैं, कोड आपके कंटिन्यूअस फैशन में रीड किए जाते हैं, है ना, या फिर नो पंचुएशन शो करते हैं। कोड आपके क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है कोड उनकी। AUG हैज़ डुअल फंक्शन, AUG आपका दो फंक्शन करता है। कैसे, AUG के डुअल फंक्शन क्या है, इट कोड्स फॉर मेथोनिन, मेथायोनिन के लिए, यानी कौन सा अमीनो एसिड बना, कौन सा अमीनो एसिड बना रहा है, मिथायोनिन। पहले तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया कि AUG से आपका कौन सा क्या कहते हैं अमीनो एसिड बनता है, मिथायोनिन। मिथायोनिन यानी MET, मेट से शो करते हैं इसको। एंड इट इज ऑल्सो अ इनिशिएशन कोडन। तो जैसे आपका स्टॉप कोडन होता है वैसे ही आपका एक क्या होगा बेटा, इनिशिएशन कोडोन। ठीक है, इनिशिएशन कोडोन से क्या मतलब हो गया, इनिशिएशन कोडोन से हमें ये पता चल गया कि ये जो होता है आपका क्या होगा, AUG। तो AUG से देखो स्टार्टिंग हो रही है, UAA, UAG या UGA से खत्म हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में AUG यानी सारे अमीनो एसिड्स के स्टार्टिंग में मिथोनिन होना चाहिए, है ना। एक स्टेटमेंट ये भी बन जाती है, एक कंक्लूजन ये भी निकलता है कि जितने भी अमीनो एसिड्स की चेन है, पॉली अमीनो एसिड चेन है, यानी कि पॉलीपेप्टाइड है, वो पॉलीपेप्टाइड स्टार्ट होता है मेथियोनिन से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। इसका कॉन्क्लूसिव, इसका एप्लीकेशन क्या है इस स्टेटमेंट का, तो ये भी ध्यान रखना है ना। तो ये आपको सारे करेक्टर्स क्या बता दिए गए हैं, किसके बारे में, आपके कहते हैं कोडोन्स के बारे में, वो 64 कोडोन्स कैसे हैं। ठीक है, वॉबल हाइपोथेसिस, वॉबल हाइपोथेसिस, वॉबल नाम के साइंटिस्ट ने या फिर क्या हाइपोथेसिस दी, बॉबल हाइपोथेसिस है, सॉरी, साइंटिस्ट का नाम नहीं, वॉज गिवन बाय FHC क्रिक 1966 में। अकॉर्डिंग टू दिस, थर्ड नाइट्रोजन base of a codon is not much significant and codon is specified by first two bases। कह रहा है कि जो आपका क्या कहते हैं थर्ड नाइट्रोजन बेस है, थर्ड नाइट्रोजन यानी कोड है। ठीक है, तो कोड में, कोडोन में, सॉरी, कोडोन में एक, दो, तीन, तीन पोजीशंस है। पहली पोजीशन में आपका क्या आ सकता है, ए आ सकता है, टी आ सकता, बार बार टी, ए आ सकता है, यू आ सकता है, जी आ सकता है, सी आ सकता है। ऐसे ही इस पोजीशन में AUGC आ सकता है, और ऐसे ही यहाँ पे भी सेम आप क्या कर सकते हो, ये तीन चारों में से, यही चार ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो यही चारों ऑप्शन में से आप कोई सा भी यहाँ पे फिल कर सकते हो। मैं कह रही हूँ, मान लीजिए मैंने ए यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में ए कर दिया, दूसरे में मैंने ए कर दिया, तो ये कह रहा है कि अब इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे ए आ जाए, यू आ जाए,
जी आ जाए या फिर सी आ जाए, ये सारे कॉम्बिनेशन के लिए, यानी कि ट्रिपल ए, ठीक है, ए ए यू, ए ए जी और ए ए सी, ठीक है, ये चारों जो होंगे एक ही अमीनो एसिड के लिए रीड करेंगे। यानी थर्ड पोजीशन से, थर्ड नाइट्रोजन बेस इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता, और कोडोन जो है स्पेसिफाइड फॉर द फर्स्ट टू बेस। तो यानी केवल इन दोनों से ही कोडोन का क्या होता है बेटा, इन्हीं दोनों से आपका कोडोन का ये चीज़ पता चलती है कि वो किसी बेस के लिए, कौन से बेस के लिए है ना। तभी तो मैंने जी ए जी की जगह मैंने कहा कि जी ए यू हो सकता है, जी ए सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं स्टार्टिंग के दो चेंज नहीं कर रही थी, मैं स्टार्टिंग के दो इसीलिए नहीं चेंज कर रही थी क्योंकि जैसे ही स्टार्टिंग के दो आपके नाइट्रोजन बेस चेंज होते हैं तो वहाँ पे वो दूसरे अमीनो एसिड के लिए कोड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यानी थर्ड इज नॉट सिग्निफिकेंट, थर्ड की जगह आप कोई सा भी लगा सकते हो, वो एक ही अमीनो एसिड के लिए रीड करेगा, ठीक है। तो यानी हमारी जितनी पॉसिबिलिटी है ये सारी ग्वानिन के लिए रीड करेंगे। हेंस द सेम टीआरएनए can recognize more than one codon differing only at third position, ठीक है। तो अभी हम ट्रांसलेशन वाला जब प्रोसेस पढ़ेंगे ना, ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस, तो उसमें अभी हम देखेंगे कि जो हमारा टीआरएनए होता है, एक्चुअली ये कोड कौन रीड करेगा, टीआरएनए रीड करेगा, ट्रांसफर आरएनए, है ना। ये ट्रांसफर आरएनए कैसे रीड करेगा, तीन तीन के कोड में टीआरएनए इन तीनों को रीड करेगा इस तरीके से, मतलब यहाँ पे फिक्स हो जाएगा आपका क्या, टीआरएनए, है ना। तो ये टीआरएनए क्या कर रहा है, इसी कोड को रीड कर रहा है, इसको 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 रीड कर रहा है, पर वो केवल क्या देख रहा है कि टीआरएनए कैन रिकॉग्नाइज मोर देन वन कोडॉन्स डिफरिंग ओनली एट थर्ड पोजीशन। कहने का मतलब मेरा ये जो टीआरएनए है वो एक से ज़्यादा कोड्स के लिए हो सकता है, बस क्या होगा कि वो थर्ड पोजीशन पे ही अलग होगा। क्या कहते हैं, डिफरिंग ओनली ए थर्ड पोजीशन, मतलब इन सभी के लिए टीआरएनए मेरे पास एक ही होगा, ठीक है। इस चीज के लिए मेरे पास एक ही टीआरएनए होगा, ट्रिपल ए के लिए, ट्रिपल ए यू के लिए, ट्रिपल ए डबल ए जी के लिए, डबल ए सी के लिए मेरे पास एक ही टीआरएनए होगा। इस बात से कोई दिक्कत नहीं है टीआरएनए को कि तीसरा आपका कौन सा क्या कहते हैं नाइट्रोजन बेस है ना। तो यानी सेम, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेम टीआरएनए रिकॉग्नाइज कर सकता है अगर एक कोडोन केवल थर्ड पोजीशन पे जाके चेंज हो रहा है तो। क्लियर, ठीक है।